हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों की टॉपिक क्या है? आवाज़। आज हम लोग आवाज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या है हम लोगों की टॉपिक? आवाज़। आवाज़ को ही हम क्या बोलते हैं? मकान। ओके, इसी को हम हाउस भी कहते हैं। तो आज हम लोग आवाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या है इसके बारे में। ओके, और आवाज और इससे संबंधित हम लोग नक्शे के भी बारे में आज की क्लास हम लोगों की आवाज और नक्शा यानी मैप से संबंधित है। ओके, तो आवाज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या, आवाज को ही हम मकान कहते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। 1 सेकेंड। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारी आवश्यकताएं, मुख्य आवश्यकताएं क्या है? एसेंशियल नीड्स जो क्या है हमारी, क्या है आवश्यकताएं, जिसे हम एसेंशियल नीड्स बोलते हैं। तो हमारी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो क्या है? 3 है। क्या क्या है? इसको हर कोई जानता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी 3 आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी जो है यानी भोजन जो है वो हमारे भूख को, हमारी क्षुधा को शांत करने के लिए रोटी की आवश्यकता है। कपड़े की आवश्यकता हमारे तन को, शरीर को ढकने के लिए है। और मकान की आवश्यकता क्या है? हमें सुरक्षा प्रदान करना। मकान क्या कार्य करता है? वह हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब यह हमें सुरक्षा कैसे प्रदान करता है? मकान हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सपोज कैसे? जैसे हमारी क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे, और मौसम, जलवायु, इन सभी से क्या करता है? मकान हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे धूप हुआ, बरसात हुई, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, गर्मी है, लू चल रही, हवा चल रही है, तो मकान क्या करता है? इन सभी से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग अपने मकान में जब रहते हैं तो हवा हमको उतनी नहीं लगेगी बाहर निकलने पे जितनी हवा लगती है। या फिर जो है जलवायु, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं, ठंड हुई, गर्मी हुई, इस सब से हमें क्या करता है? मकान हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये हमारी जो है आवश्यक आवश्यकताएं हैं। मकान जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा मकान, जिसको हम आवास यानी हाउस भी कहते हैं। अब आप समझिए कि हाउस और होम, इसमें क्या अंतर है? हाउस और होम में क्या अंतर है? हमने जब होम मैनेजमेंट फर्स्ट डे मैंने क्लास जो ली थी उसमें हमने बताया था कि हमारे हाउस और होम में क्या अंतर है। तो हाउस हमारा क्या है? हाउस को हम क्या कहते हैं? मकान कहते हैं, जिसको आवास भी कहा जाता है। और होम क्या है? होम हमारा स्वयं का घर है। अब समझिए आवास क्या है यानी मकान क्या है? मकान हमारा, हम इस तरह से कह सकते हैं, मकान यानी जो हाउस है वह एक ऐसा आश्रय स्थल होता है जो ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, इन सभी से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ईंट, पत्थर, बालू और सीमेंट। ओके, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है ना, किसका? मकान का। तो मकान एक ऐसा आश्रय स्थल है जो ईंट, सीमेंट, बालू, पत्थर, इन सभी से मिलकर बना होता है। और होम जो कि हमारा घर है, यह क्या होता है? यह जो है इसमें क्या होता है? इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। लोगों में, परिवार के सदस्यों में क्या होता है? प्रेम, सहानुभूति जैसे भावनाएं पाई जाती है। क्या होता है? ये परिवार के सदस्य में प्रेम और सहानुभूति रहता है। ये क्या होता है? इसमें भावनात्मक रूप से, भावनात्मक जुड़ा होता है। किसमें? परिवार के सदस्यों में प्रेम व सहानुभूति जैसे भाव
देखे जाते हैं। ओके, सहानुभूति जैसे भाव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहता है। जैसे ये जो मकान है इसको हम कह सकते हैं, जैसे कोई भी मकान आप बनवा ले रहे हैं वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा? वो घर नहीं कहा जाएगा ना, वो मकान कहा जाएगा, क्योंकि उस समय वो बस ईंट बालू पत्थर इन सभी का क्या होता है? बस ढांचा मात्र होता है, उसमें कोई रहता नहीं, बस बनके तैयार हो गया है। तो वो क्या है? बस ईंट सीमेंट बालू पत्थर इसका ढांचा मात्र ही कहा जाएगा। बट होम जो है, हमारा घर जो है, इसमें परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, जिसमें प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे भाव पाए जाते हैं। यानी सभी फैमिली मेंबर एक साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम का, सहानुभूति का, दया का, ये सभी भाव को देखने को मिलता है। तो हमारा घर मकान क्या हो गया? ये एक ईंट पत्थर का ढांचा मात्र है, और इसमें घर जो है ये हमारा भावनात्मक रूप से इसमें जुड़ाव होता है। ओके, आई बात समझ में? हमारा मकान और घर, मकान में क्या अंतर है, घर में क्या अंतर है? घर में लोग सदस्य रहते हैं किसके साथ? दया, प्रेम और सहानुभूति के साथ। अब ये तो हम इसी मकान यानी हाउस के बारे में, आवास के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहा जाता है ना, सब लोग बोलते हैं कि डीएम आवास पे जा रहे हैं, हम डीएम से मिलना है, डीएम आवास पे जा रहे हैं। डीएम के घर नहीं जाते ना, डीएम आवास पे, क्योंकि डीएम जो है वो वहां पे किसी उद्देश्य के साथ रहता है, वह उसका स्थायी घर नहीं होता है। ओके, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो होम हाउस हो गया, जिसको हम मकान बोलते हैं। ओके, और हम एक जो हमारे कर्बूजिए महोदय हैं, कौन है? कर्बूजिए महोदय ने मकान को क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि यह निवास हेतु एक यंत्र है। मकान को यानी आवास को कर्बूजिए महोदय ने क्या कहा है? यह जो मकान है यह क्या है? निवास हेतु यंत्र। ओके, कर्बूजिए महोदय ने मकान को निवास हेतु यंत्र कहा है। और ममफोर्ड जो है, एक ममफोर्ड महोदय जो है, इन्होंने यह कहा कि यह मकान जो है, मकान को उन्होंने तकनीकी का उत्कर्ष बताया है। किसका? तकनीकी का उत्कर्ष। ओके, ममफोर्ड जो है, इन्होंने मकान को, किसको? मकान को तकनीकी का उत्कर्ष बताया है। और इन्होंने क्या कहा कि मकान को तकनीकी का उत्कर्ष बताया, और इन्होंने कहा कि मकान जो है यह वातावरण को अमानवीय बनाता है। कैसा बनाता है? मकान जो है वातावरण को अमानवीय बनाता है, अब इसमें बहुत बड़ी गहराई है, इसको आप लोग कैसे समझेंगे? जैसे क्या मान लो क्वेश्चन पूछा, कर्बूजिए ने मकान को या आवास को क्या कहा है? तो उन्होंने निवास हेतु यंत्र कहा है। ममफोर्ड ने मकान को तकनीकी का उत्कर्ष कहा है, और इन्होंने कहा मकान जो है यह वातावरण को अमानवीय बनाता है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? गहराई इसी में है कि यह अमानवीय बनाता है। कैसे? जैसे आज के समय में क्या हो गया है कि घर घर में हर एक कार्य क्या होता है? हो रहा है मशीनों का उपयोग। किसका? मशीन का क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। घर घर में जो है हमारी टेक्नोलॉजी जो है इतनी डेवलप कर गई है कि घर घर में हर कार्य के लिए क्या है? मसाला पीसने के लिए मिक्सर है, बर्तन धुलने के लिए भी मशीन आ गई, कपड़े धुलने के लिए भी वॉशिंग मशीन आ गई है। तो सारे कार्य क्या हो रहे हैं? मशीनों के द्वारा हो रहे हैं। जो कार्य परिवार के सदस्य सभी मिलकर करते थे, माताएं बहनें, हमारी चाची हुई, बुआ हुई, ये सारे लोग, भाई बहन, सारे लोग मिलकर जो करते थे, कोई आटा गूंथ दिया, कोई कपड़े धुल लिया, कोई बर्तन धुल लिया, तो उससे क्या होता था? लोगों में भावनात्मक जुड़ाव होता, चाहे वह
क्या अपने स्वार्थ पर ही जुड़ाव रखते थे कि अगर मान लो इनसे गुस्सा जाती हूँ तो इस कार्य को कौन करेगा, तो चलो इनसे बनाए रखकर चलते। इससे क्या होता था, उनमें जुड़ाव रहता था, चाहे स्वार्थ बस ही था। क्यों? क्योंकि वो मिलकर सारे कार्यों को संपन्न करते थे। बट आज के समय में क्या है कि घर घर में मशीन का यूज हो रहा है। हर एक कार्य को करने के लिए मशीन आ गई है, तकनीकी आ गई है नए नए, जिससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर मानवीयता की कमी आ जा रही है, अमानवीय लोग हो जा रहे हैं। मानवीयता की कमी मतलब प्रेम भावना, ये सारी चीजें जो एक बॉन्ड था लोगों को बांधे रखने का, सहयोग का कार्य था, सहयोग लोगों में था, सहयोगात्मक भावना थी, वो चीजें समाप्त हो जा रही हैं। तो यह मानवीयता को खत्म करके अमानवीय बना रहा है। तो हमारा मकान जो है या वातावरण को क्या करता है, अमानवीय बनाता है। और अगर हमारे घर की बात हो तो घर में क्या होता है, घर के सदस्यों में प्रेम सहानुभूति होता है ना, तो ये हमारे वातावरण को मानवीय बनाता है। आई बात समझ में? मकान तकनीकी का उत्कर्ष है, मकान वातावरण को अमानवीय बनाता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो हमने समझा हमारा मकान क्या है, आवास क्या है और घर क्या है। अब मकान को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हम पढ़ क्या रहे हैं, आवास, मकान जो हमारा किससे बना होता है, ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, इन सभी से बना होता है। अब मकान को बनाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, नक्शे की, यानी मैप की। किसका होता है, नक्शा यानी मैप। यहाँ हम उसी मकान के आवास के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट से बना होता है, ना कि हम घर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मकान को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें मैप की आवश्यकता होती है, यानी नक्शे की आवश्यकता होती है। हमारे घर को मकान को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका नक्शे की होती है। जैसे हमने हमेशा से आपको बताया, जैसे कल ही हमने फ्लावर डेकोरेशन बताया, तो उसमें क्या बताया कि फ्लावर डेकोरेशन जो है एक विचार पूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, विचार पूर्ण प्रक्रिया। हमने ध्यान नहीं दिया था कल, हमने बोर्ड पे क्या, माइंड में तो विचारपूर्ण था बट बोर्ड पर विवेकपूर्ण लिख दिया था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा कि हमारा फ्लावर डेकोरेशन क्या है, विचारपूर्ण प्रक्रिया। हमने बताया कि पहले हम मस्तिष्क में अपने माइंड में एक फिगर सा बना लेते हैं कि हमको किस प्रकार के फूल का, कौन से फूल का कहाँ कहाँ कैसे यूज करना, कैसे हम उसको डेकोरेट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लावर डेकोरेशन हमारा विचारपूर्ण प्रक्रिया है। उसी तरह से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य करना है हमको, तो हम क्या करते हैं, ये तो है नहीं रैंडमली गया बस तुरंत से कार्य करने लगे। जो करना है, पहले क्या होता है, कोई बड़ा कार्य हमको करना है तो उसकी हम योजना बनाते हैं। भले ही उसको हम कागज पेपर पर लिखे ना कि कैसे कैसे क्या करना है, बट माइंड में एक उसकी रूपरेखा बना लेते हैं कि फर्स्ट हमको क्या करना है, इस कार्य को करना, आफ्टर देन हम इस कार्य को करेंगे, उसके बाद उसको पूर्ण रूप से हम पूर्ण करेंगे। तो माइंड में उसकी एक योजना बना लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमको मकान बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम योजना बनाते हैं वैसे मकान के लिए हमें क्या होता है, उसका नक्शा बनाना पड़ता है। नक्शे के बेस पर ही हम अपने घर को, अपने मकान को बनाते हैं कि हमारा डाइनिंग रूम कहाँ होगा, हमारा बेडरूम कहाँ होगा, हमारा स्टोर रूम कहाँ होगा, उसी के बेस पर हम नक्शा बनाते हैं। और नक्शा क्या है, नक्शा जो है यह हमारे जैसे गृह स्वामी जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार यह होता है। नक्शा क्या होता है, नक्शा गृह स्वामी की आवश्यकता अनुसार होता है। आवश्यकता अनुसार जो घर का मालिक होता है, घर का जो ओनर होता है, वो बताता है कि हमको 2 बेडरूम चाहिए, एक स्टोर रूम चाहिए, 2 स्टडी रूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक लॉबी चाहिए, हॉल चाहिए। इस तरह से वो बताता है। तो जो नक्शा बनाने वाला होता है उस तरह से अपने नक्शे को तैयार करता है। तो वो क्या होता है, गृह स्वामी अपनी आवश्यकता अनुसार बताता है कि हमको इतने रूम चाहिए, इतने किचन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि नक्शा जो है गृह स्वामी की आवश्यकता अनुसार होता है। और नक्शा जो होता है
ये क्या होता है, नक्शा हमारा जो होता है यह टिश्यू पेपर, किस पे, टिश्यू पेपर या चार्ट पेपर पर बना होता है। किस पे, टिश्यू पेपर या चार्ट पेपर पर यह बना होता है, बना हुआ ज्यामितीय डिजाइन होता है। कौन सा डिजाइन, ज्यामितीय, ज्यामितीय डिजाइन होता है। नक्शा हमारा क्या होता है, या टिश्यू पेपर या चार्ट पेपर पर बना हुआ ज्यामितीय डिजाइन होता है। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूछ सकता है, पूछता भी है कि नक्शे में हमारे कौन से डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो नक्शे में ज्यामितीय डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। हमने फ्लावर डेकोरेशन के चैप्टर में बताया आपको ना कि क्या होता है, ज्यामितीय में हमने बताया कि इसमें सिर्फ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ज्यामितीय क्या होता है, इसमें सिर्फ रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो घर का जो नक्शा बनता है उसमें भी सिर्फ रेखा का ही प्रयोग किया जाता है ना। ऐसे नक्शा बनाया, यहाँ बेडरूम हो गया, यहाँ किचन हो गया, यहाँ बाथरूम, ना कि सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल का यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है ना, उसमें भी रेखाओं का यूज किया जाता है। तो ये नक्शा जो होता है ये हमारा ज्यामितीय डिजाइन में होता है, टिश्यू पेपर और चार्ट पेपर पर बना होता है। इसमें जो गृहस्वामी होता है अपने दिमाग की, उसके दिमाग की उपज होती है क्या, नक्शा, और उसकी कल्पना की उपज होती है क्या, नक्शा। वो अपने दिमाग में बनाते सोचता है कि हमको किस तरह से घर बनवाने हैं, हमारे घर में कितने मेंबर हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें कितने रूम की जरूरत है, ये सब सोच विचार के वह नक्शा बनाने वाले को बताता है। तो यह गृहस्वामी की आवश्यकता के अनुसार होता है, टिश्यू पेपर चार्ट पेपर का बना हुआ ज्यामितीय डिजाइन होता है। ओके, तो नक्शा के बारे में इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे नक्शा के प्रकार। नक्शा के चरण क्या है, स्टेप ऑफ मैपिंग। नक्शा बनाने का चरण, ओके, स्टेप ऑफ मैपिंग। ये क्वेश्चन नक्शा बनाने का जो चरण है आपके जीआईसी में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसको आप लोग इसलिए मत समझिएगा। तो नक्शा बनाने के हमारे जो चरण हैं वो 4 हैं। अब ये नक्शा बनाने के चरण कौन कौन से हैं? पहला है पारिवारिक सदस्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। पारिवारिक आवश्यकताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति। फर्स्ट चरण क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति। उसके बाद आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र। फिर हम क्या करते हैं? नक्शे का विकास करते हैं। नक्शे के विकास की अवस्था, नक्शे के विकास की अवस्था। फिर हम नक्शे को क्या करते हैं? अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं। क्या करने का? नक्शे का अंतिम रूप, यानी अंतिम रूप देने का कार्य करते हैं। नक्शे का अंतिम रूप। अब ये हमारे क्या है? नक्शा यानी मैप बनाने के चरण है। फर्स्ट हमारा क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति। इसमें फर्स्ट चरण क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति। जैसे मान लो घर बनवाना है आपको, तो आप क्या करते हैं? मान लीजिए पापा हमारे क्या कर रहे हैं? घर बनवाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पापा को बताएंगे अपनी आवश्यकता अनुसार, पापा मुझे एक स्टडी रूम की जरूरत है जिसमें मैं पढ़ाई करूंगी। भाई भी बोलेगा मुझे स्टडी रूम की जरूरत है जिसमें मुझे पढ़ाई करना। मम्मा बोलेगी, हमारी जो मम्मी लोग हैं वो बोलेंगी मुझे पूजा रूम की जरूरत है, स्टोर रूम की प्लस जरूरत है, सारे सामान वगैरह उसमें जो है अलग से रखने के लिए। कोई कुछ बोलेगा मुझे एक बेडरूम चाहिए, कोई अलग से बोलेगा मुझे ये रूम चाहिए। तो वो क्या करते हैं? हर कोई पापा को बता रहा है ना कि पापा मुझे ये रूम चाहिए, मुझे अलग से एक रूम चाहिए, सेपरेट
सेपरेट रूम अपना चाहिए। तो पापा क्या करते हैं, सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फिर पापा क्या सोचेंगे, भैया ये लोग से जान खाने से अच्छा मैं भी अपना एक अलग रूम ले लेता हूँ, शांति से उसमें पढ़ा रहूंगा। तो पापा भी लोगों की आवश्यकताओं को सुनते हैं, फिर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति है, आर्किटेक्चर है, उसको बताते हैं कि भैया हमको इतने रूम की जरूरत है, हमको 2 बेडरूम चाहिए, 1 स्टोर रूम चाहिए, 2 स्टडी रूम चाहिए, 2 किचन चाहिए, लैट्रिन बाथरूम, जो जो बनवाना है वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, यानी नक्शा बनाने वाले को बताते हैं कि हमें इतने इतने रूम की, इतने इतने की किचन की जरूरत है। फिर वो क्या करता है, जो आर्किटेक्चर है वो क्या करता है, आवश्यकता अनुसार उसका एक रेखा चित्र बना लेता है। रेंडमली वो क्या करता है, बना लेगा कि इनको क्या क्या चाहिए, 2 रूम चाहिए और 1 किचन चाहिए, 1 लैट्रिन बाथरूम चाहिए, पूजा रूम चाहिए, स्टोर रूम चाहिए। इस तरह से वह रेंडमली एक उनकी आवश्यकता अनुसार एक उसका रेखा चित्र बना लेता है। फिर क्या करता है, नक्शे की विकास की अवस्था। अब उसने आवश्यकता अनुसार सुना, उस समय रेंडमली एक बना लिया रेखा चित्र कि उनको क्या क्या चाहिए। अब वह नक्शे की विकास की अवस्था, उसमें बाकायदे नक्शे को बनाता है कि यह रूम कितने लंबाई चौड़ाई का होगा, इस रूम के बाद कौन सा रूम होगा, वह कितने लंबाई चौड़ाई का होगा, किचन कितना लंबा चौड़ा होगा, माप के अनुसार बाकायदा उस नक्शे को वह बनाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नक्शे के विकास की अवस्था। फिर लास्ट में वह नक्शे को अंतिम रूप देता है, यानी नक्शा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फाइनल हो जाता है। अब इसी तरह से हमारा घर बनेगा। ओके, आई बात समझ में। नक्शा बनाने के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। अब 4 चरणों के बारे में हमने समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में, नेट में, जीआईसी में, इन सभी में पूछा गया है। और एक बात, ये क्लास जो हमारी चल रही है बस टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है। टीजीटी ऐसा तो है नहीं, टीजीटी के लिए अलग क्लास चलेगी, उसमें अलग से कुछ पूछा जाएगा। पीजीटी के लिए भी है, एलटी ग्रेड के लिए भी है, जीआईसी के लिए भी, नेट के लिए। बस होता क्या है, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है, इसलिए हर कोई, आप लोग होम साइंस वाले जितने भी हैं, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, नोट करना चाहे इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नक्शे के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, नक्शे का प्रकार। ये तो हमारा नक्शे का चरण हो गया, नक्शा किसे कहते हैं, कैसा होता है, इसके बारे में हो गया। अब हम क्या देखेंगे, नक्शे का प्रकार। टाइप ऑफ मैप। क्या है, टाइप ऑफ मैप। पहला हमारा क्या है, भूखंड प्लान। भूखंड प्लान, जिसको हम क्या कहते हैं, साइट प्लान। लिखा हुआ क्लियर हो रहा है, दिख रहा है क्लियर? यस। पहला हमारा भूखंड प्लान है। दूसरा हमारा क्या है, धरातल प्लान, धरातल योजना या धरातल प्लान, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर प्लान। ओके। और थर्ड हमारा क्या है, विभाजित प्लान, विभाजित प्लान। और फोर्थ हमारा है बाह्य प्लान। कौन सा प्लान, बाह्य प्लान। विभाजित प्लान को ही हम क्रॉस सेक्शनल प्लान बोलते हैं। कौन सा, क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल प्लान। और बाह्य प्लान को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन प्लान। कौन सा, एलिवेशन प्लान। ओके, तो ये हमारा बाह्य प्लान हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, बाह्य प्लान और त्रिविमीय प्लान।
त्रिविमीय प्लान जिसको हम प्रॉस्पेक्टस प्लान कहते हैं। कौन सा? प्रॉस्पेक्टस प्लान। और लास्ट हमारा क्या है? उद्यान प्लान या उद्यान योजना, इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। ओके, आई बात समझ में? हमारे जो नक्शा है, हमारे जो मैप है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं? भूखंड प्लान जिसको हम साइड प्लान कहते हैं, धरातल प्लान, फ्लोर प्लान कहते हैं, विभाजित प्लान क्रॉस सेक्शनल प्लान बोलते हैं, बार प्लान को एलिवेशन प्लान बोलते हैं, त्रिविमीय प्लान को प्रॉस्पेक्टस प्लान और उद्यान प्लान को हम लैंडस्केप बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? भूखंड प्लान। अब भूखंड प्लान हमारा क्या होता है? इसमें क्या होता है? जैसे हम जहां जमीन ले रहे हैं, यह हमारी आवास से ही संबंधित सारे प्लान हैं। आप एक जमीन अगर लेते हैं, उसको बनवाते हैं, तो इतने सारे नक्शे के साथ आप अपने घर को, मकान को बनवाने का कार्य पूर्ण करते हैं। इन सारे नक्शों की जरूरत हमें किसमें होती है? एक मकान को बनवाने में, जमीन लेने से लेकर मकान बनवाने तक। तो भूखंड प्लान क्या है? जैसे मान लो ये हम जहाँ जमीन ले रहे हैं, भूखंड प्लान क्या होता है? जिसको हम साइड प्लान कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे हम जहाँ जमीन ले रहे हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में उसमें दिया रहता है। जैसे हमने मान लो ये एक एरिया है, हमारी जमीन कहाँ है? हमारी जमीन ये है, हमने यहाँ जमीन ली है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ से एक रोड गया है, ये उस नक्शे में रहेगा। यहाँ बगल से एक मेन रोड गई है, ये क्या उस नक्शे में दिया रहता है। यहाँ पे आपका स्कूल है, यहाँ पे आपका मार्केट है, कहाँ पे आपका बस स्टॉप है, कहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पे आपका कहाँ आपका रेलवे स्टेशन है। ये सारी चीजें क्या होती हैं? यहाँ भी आपका एक मेन रोड गया है, ये हमारा हाईवे है जो इस रास्ते को इस रास्ते से जोड़ता है। तो भूखंड प्लान क्या होता है? ये हमारा जमीन जो जहाँ लेते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में भूखंड प्लान जानकारी देता है कि यहाँ से नाली गई है, यहाँ से मेन रास्ता गया है, यहाँ से हाईवे जुड़ा हुआ है, उस जमीन से इतनी दूरी पर स्कूल है, इतनी दूरी पर बस स्टॉप है, इतनी दूरी पर मार्केट है। मतलब उसके आसपास इर्द गिर्द क्षेत्र में जो सारी चीजें होती है, मान लो पोस्ट ऑफिस है या एक बड़ा सा उद्यान विभाग है, तो सारी चीजें क्या होती हैं? उस भूखंड प्लान में दी होती है कि आपके जमीन के पास कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? भूखंड प्लान। ये जमीन के आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी देता है। और धरातल प्लान हमारा जो है, फर्स्ट तो हमारा भूखंड प्लान हो गया, और धरातल प्लान जिसे हम फ्लोर प्लान कहते हैं, इसमें क्या होता है? हमारे धरातल प्लान में क्या होता है? जैसे फ्लोर प्लान नाम से ही स्पष्ट, हमने जमीन ले ली, फिर उसको बनवाने का कार्य कहाँ करेंगे? जमीन पर ही तो करेंगे, धरातल पर ही करेंगे ना, जिसको हम फ्लोर कहते हैं। फ्लोर वाइज कैसे हमको बनवाना, उसको फर्स्ट फ्लोर पे कैसा रहेगा नक्शा, सेकंड फ्लोर पे कैसा रहेगा, ये सारी चीजें भी हमारी फ्लोर प्लान में दी रहती है, यानी धरातल नक्शे में ये सारी चीजें दी होती है। जैसे हमारा ये जमीन हो गया, अब इस जमीन में क्या, ये हमारा गेट होगा, इतना हमारा लॉन होगा, ये हमारा हॉल होगा, ये हमारा क्या होगा? स्टडी रूम होगा, ये हमारा किचन होगा, और ये हमारा बेडरूम होगा, ये हमारा एक लॉबी होगा। ये सारे फ्लोर का मतलब एक प्लान बन जाता है कि इस जमीन पर मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या बनना है। तो इसी को हम कहते हैं फ्लोर प्लान, यानी धरातल पर जहाँ जो बनना है उसी का नक्शा जो बनता है उसी को हम फ्लोर प्लान बनाते हैं। यानी हमारे फ्लोर पे कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ बनेंगी उसके बारे में इसमें बताया जाता है। अब हमारा जो विभाजित प्लान है, थर्ड हमारा क्या है? क्रॉस सेक्शनल प्लान। हमारा धरातल भी हो गया, और विभाजित प्लान जो है इसमें ये क्या होता है? इसमें क्या देखा जाता है? इसमें नींव की मोटाई कितनी होगी, और घर की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी,
ऊंचाई कितनी होगी और कितने सीमेंट बालू इन सभी का क्या रेशियो होगा, सीमेंट बालू ईंट इन सभी का क्या रेशियो होगा, कितनी मात्रा में हमको छड़ की जरूरत होगी, कितनी मोटी दीवार हमको करनी रहेगी जो हमारे लिए सही और मजबूत हो। इन सारी चीजों के बारे में विभाजित प्लान क्रॉस सेक्शनल प्लान में दिया रहता है कि न्यू की मोटाई हम कितनी करें या न्यू की ऊंचाई कितनी करें, घर की लंबाई कितनी करें और दीवार की चौड़ाई कितनी करें या सीमेंट बालू का रेशियो कितना होगा। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, क्रॉस सेक्शनल प्लान में होती है, यानी विभाजित प्लान में होती है। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, ठेकेदार की और इंजीनियर की। किसकी होती है, ठेकेदार और इंजीनियर की। ओके, इसमें जो ठेकेदार इंजीनियर ये होते हैं मिलकर ये प्लान बनाते हैं, हम कितने मात्रा में बालू को यूज करेंगे, कितना सीमेंट यूज करेंगे, कितना हमें ईंट का काम होगा, कितने छड़ का यूज करेंगे। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, विभाजित प्लान में। ओके, ये बात आई समझ में। नोट करना चाहे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट करना चाहे तो नोट कर लें। और बाह्य प्लान, बाह्य प्लान क्या होता है, बाह्य प्लान में घर के बाहर का दृश्य बनने के बाद आपका घर बाहर से कैसा दिखेगा और साइड से कैसा दिखेगा उसको दिखाने का कार्य किया जाता है। घर बाहर और साइड से क्या होता है, साइड से दिखाया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है हम पूछेंगे, यहाँ हर कोई अच्छा ही लुक चाहता ना कि घर मेरा देखने में बाहर से इतना सुंदर कैसा दिखे या साइड से कैसा दिखे। तो जो वो आर्किटेक्चर यानी जो नक्शा बनाने वाला होता है वो एक जैसे मॉडल होता है ना, कंपनी वगैरह का भी मॉडल बनता है, स्कूल वगैरह का हर जगह मॉडल बनता है ना कि क्या होता है, थर्माकोल वगैरह से बच्चे क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग बना दी, ये बना दिया, तो वो किसी ना किसी रूप में इसका एक छोटा मॉडल बनाकर क्या करते हैं, घर का मॉडल बनाकर उसको बाहर रूप से दिखाते हैं कि आपका घर फ्रंट से कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, और साइड से कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। तो वो क्या करते हैं, एक मॉडल बनाकर दिखाते हैं कि घर आपका तैयार होने के बाद बाहर से और साइड से कैसा दिखेगा। तो फ्रंट से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य प्लान, एलिवेशन प्लान। आई बात समझ में। फ्रंट से और साइड से घर कैसा दिखेगा उसमें हम उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, बाह्य नक्शे के माध्यम से दिखाते हैं। ओके, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और त्रिविमीय प्लान, त्रिविमीय प्लान इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस प्लान, प्रॉस्पेक्टस प्लान। अब प्रॉस्पेक्टस प्लान क्या होता है, इसमें क्या त्रिविमीय प्लान यानी इसमें तीन बातों का जिक्र होता है। किन बातों का, तीन बातों का जिक्र होता है। कौन कौन सी बातों का जिक्र होता है, घर की लंबाई, घर की चौड़ाई और घर की मोटाई या गहराई का जिक्र होता है। त्रिविमीय का मतलब हुआ तीन बातों का जिक्र होता है, घर की लंबाई का, घर की चौड़ाई का और घर की मोटाई या गहराई का जिक्र हमारा त्रिविमीय प्लान में होता है कि हमारे घर की लंबाई कितनी होगी, हमारे घर की चौड़ाई कितनी होगी और घर की मोटाई कितनी होगी। इन सारी चीजों का क्या होता है, त्रिविमीय प्लान यानी प्रॉस्पेक्टस प्लान में इन सभी के बारे में वर्णन होता है। अब ये तो हमारा हो गया त्रिविमीय प्लान। लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हम लोग देखेंगे उद्यान प्लान। किसके बारे में, उद्यान प्लान, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप प्लान। इसमें क्या होता है, हम जब अपना घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं, अपने घर के सामने या अगल बगल कुछ खाली जगह स्पेस छोड़ते हैं ना। ये तो है ना कि पूरा घर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस हमने क्या किया, मकान बनवा दिया, कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ा। तो स्पेस जब हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक तो वेंटिलेशन का कार्य नहीं होगा, दूसरा क्या है, प्रकाश नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें क्या है जो हमारे लिए हितकर नहीं होंगी।
तो क्या होगा, उसमें स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वेंटिलेशन नहीं होगा, प्रकाश नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने घर के आसपास क्या करते हैं, कुछ जगह छोड़ते हैं। किसके लिए, गार्डनिंग वगैरह के लिए कुछ जगह छोड़ देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो हम खाली जगह छोड़ते हैं उसी का जिक्र हमारे उद्यान प्लान में यानी लैंडस्केप में होता है। जैसे कुछ लोग घर क्या करते हैं, अपने घर को इतना पीछे इतना घर बनवा लिया और आगे गार्डनिंग के लिए छोड़ दिया। क्या किया, आगे गार्डनिंग के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए छोड़ दिया। या कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर को बनवा लिए, अब यहाँ बीच में घर बनवा लिए, ये सारी जगह उन्होंने खाली छोड़ दी। किसके लिए, गार्डनिंग के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो प्लान हमारा बन रहा है किसके अंतर्गत आएगा, लैंडस्केप के अंतर्गत। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना घर यहाँ साइड में बनवा लिए और ये सारी जगह क्या करते हैं, पेड़ पौधों गार्डनिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्लान हम गार्डनिंग के लिए या खाली जगह अपने घर के आसपास अगल बगल कितनी जगह छोड़नी है, ये सारे प्लान हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, लैंडस्केप के अंतर्गत यानी उद्यान प्लान के अंतर्गत हम उसका वर्णन किया जाता है। जो हमारे घर के इर्द गिर्द जो जगह खाली स्थान छोड़ना होता है उसके बारे में इसमें वर्णन किया होता है। ओके, आई बात समझ में? आई होप आज का क्लास जितना हमने पढ़ा है बहुत ही इजीली समझाया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बट अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसको कमेंट करके जब भी पढ़े, जब भी वीडियो को देखें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा नक्शा हो गया। आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को इजीली मत लीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम, हमारा पेपर जो है दिन का दिन क्या हो रहा है, टफ होते जा रहा है, कंपटीशन काफी हाई हो गया। तो किसी भी चीज पे टॉपिक को आप इजीली मत लीजिए, क्योंकि इसमें जीआईसी नेट में आया नक्शा बनाने के चरण, तो क्या प्रकार नहीं पूछ सकता, प्रकार भी तो पूछ सकता है। अब ऐसा तो है कि बस जीआईसी में ही पूछेगा, हमारे टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकता है। इसलिए किसी भी चैप्टर को आप लोग इजीली लेकर मत चलिए, बट उसको क्या है, उसको इजीली बनाकर, इजी बनाकर समझने की कोशिश करिए, बस उसी से आपकी टॉपिक तैयार हो जाएगी। ओके, किसी भी चीज से भागना हमारा रास्ता नहीं है, उसको क्या करना है, ग्रहण करना, उसको इजी बना के उसको ग्रहण करना हमारा कार्य है, जो हमारे लिए सही रहेगा। ओके, तो आज हम लोगों ने आवास यानी मकान के बारे में पढ़ा। मकान हमारा क्या है, बालू सीमेंट ईंट पत्थर का बना हुआ एक ढांचा है। जब तक उसमें लोग नहीं जाते तब तक वह मकान है, बट जब एक परिवार पूरा व्यवस्थित उसमें साथ में प्रेम स्नेह के साथ रहता है तो उसको हम घर कहते हैं। बट आज का चैप्टर हमारा आवास यानी मकान का है, जो हमारा ईंट सीमेंट बालू पत्थर से बना होता है। उसके बाद हमने क्या किया, मकान के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, नक्शा। नक्शा किसे कहते हैं, या क्या होता है, टिश्यू पेपर या चार्ट पेपर बना हुआ एक ज्यामितीय डिजाइन होता है। ज्यामितीय डिजाइन का मतलब इसमें सिर्फ रेखाओं का यूज किया जाता है। आप अपने पापा से मांग के देखिएगा घर का नक्शा, पापा दो मैं देखती हूँ कैसा है, तो उसमें देखिएगा क्या सिर्फ नक्शे का, सिर्फ रेखा का यूज हुआ है। तो पूछा जाता है कि घर का जो मकान का जो नक्शा होता है वो किसमें कौन सी डिजाइन बनी होती है, तो उसमें ज्यामितीय डिजाइन बनी होती है। और हमारे नक्शा बनाने के चरण क्या है, इनके बारे में हमने देखा 4 चरण है। और नक्शा हमारे कितने प्रकार का होता है जिसके बारे में हमने फुली एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कल एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।